आज मैं एक ऐसे फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं और जबकि इट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ योर बिजनेस। द नेम ऑफ द फॉर्म इज एमएसएमई वन। शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो किसी एमएसएमई से या तो गुड्स या सर्विस ना लेती हो, और तो और उसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग 45 डेज से ज्यादा ना होता हो। फिर भी हम या तो इस फॉर्म को फाइल नहीं करते या फिर इनकरेक्ट डिटेल फिल कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसको और कैसे एमएसएमई वन फॉर्म फाइल करना है विद फुल लीगल अंडरस्टैंडिंग, एंड व्हाट आर द ड्यू डेट्स विद व्हाट आर द फीस टू फाइल दिस फॉर्म। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल टेक। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं इस फॉर्म से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एमएसएमई फॉर्म वन V2 पोर्टल से ऑलरेडी लोड कर रखा है। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट जानने की ये है कि ये फॉर्म V3 पोर्टल में अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप इसको ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस फॉर्म का टाइटल क्या है। फॉर्म का टाइटल है फॉर्म फॉर फर्निशिंग हाफ ईयरली रिटर्न विद द रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। यानी कि हमको ये फॉर्म साल में 2 बार भरना है। दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर के लिए 31 अक्टूबर तक, एंड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च के लिए 30 अप्रैल को। फिर बात आती है आउटस्टैंडिंग पेमेंट। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट का मतलब क्या है, ये हम फॉर्म में नीचे डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन जो मन में आता है कि आखिर ये फॉर्म फिल किसको करना है। तो इस फॉर्म को एक स्पेसिफाइड कंपनी को फिलअप करना है। स्पेसिफाइड कंपनी बोले तो हर वो कंपनी जिसने किसी एक एमएसएमई से कोई गुड्स या सर्विस परचेज की हो और उसका पेमेंट 45 डेज के अंदर ना किया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्म को हम निल फाइल नहीं कर सकते, यानी अगर आपके केस में कोई भी ऐसा वेंडर नहीं है जिसको आपने 45 डेज के बाद पेमेंट किया है, तो आपको ये फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और ये फॉर्म फाइल करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन इनिशियल रिटर्न का और दूसरा ऑप्शन रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न का। इनिशियल रिटर्न का जो ऑप्शन है ये ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि जब ये फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 को, तब हमको ये ऑप्शन चूज करना था। अब हम चूज करेंगे रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न। उसके बाद हमें पीरियड चूज करना पड़ेगा, जिस भी पीरियड का आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो जैसे मैं अप्रैल टू सितंबर 2023 चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कंपनी का सिन नंबर फिल करना है और फिर प्री फिल में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस कंपनी की डिटेल अपने आप यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, जैसे कि कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी। मगर पैन नंबर आपको अभी भी मैन्युअली फिलअप करना पड़ेगा। फिर आएगा पॉइंट नंबर 4, जिसमें बात होती है रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसमें आपको पहला पॉइंट जो भरना है वो है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो फिर बात उठ के ये आती है कि व्हाट इज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या ये अमाउंट वो है कि जो वेंडर्स हमारे आखिरी के पीरियड में ड्यू थे और हमने 45 दिन तक उनका पेमेंट अभी तक नहीं किया है उनका, या फिर वो वेंडर्स जिनका हमने पेमेंट कर तो दिया है मगर 45 दिन के बाद, और वो वेंडर्स जिनका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया है और 45 डेज पास हो गए हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट में उन सब वेंडर्स का नाम लिखना है जिनको हमने पेमेंट कर दिया है और वो भी 45 डेज के बाद, या फिर जिनको हमने पेमेंट अभी तक नहीं दिया है और 45 डेज पास हो गए हैं। उन सब वेंडर्स की हमको एक लिस्ट बनानी है, और जब वो टोटल नंबर ऑफ वेंडर्स से फॉर एग्जांपल 50 निकल के आता है, तो यहाँ नंबर ऑफ एंट्रीज के आगे उनको 50 फिलअप कर देना है। और जैसे ही आप 50 फिलअप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टेबल है, इसमें 50 कॉलम्स खुल जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक भर दिया है। जैसे ही हमने वन फिलअप किया, आप देख सकते हैं टेबल में एक कॉलम खुल गया है। तो इसमें हमें हर उस वेंडर की डिटेल फिलअप करनी है। दैट इज फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम कब से कब तक, उसके बाद उस वेंडर का क्या नाम है, उसका पैन नंबर क्या है और कितना अमाउंट ड्यू है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आप लिस्ट बनाए उसमें जैसे 50 वेंडर्स हैं तो उन सब का जो टोटल यहाँ निकल के आएगा, ये टोटल और ये आउटस्टैंडिंग टोटल मैच करना चाहिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो ये है कि स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच अमाउंट इज ड्यू, यानी कि कौन सी डेट इसमें हमें फिलअप करनी है। जिस दिन वो ड्यू हुआ था वो, कि 45 डेज होने के बाद की डेट। तो आंसर है कि हमको इसमें 46th डे भरना है। यानी अगर आपने किसी वेंडर को
आपको पेमेंट करना है 1 लाख रुपीज का और 45 डे पास हो गए, तो जो 46 डे हुआ वो आपको स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, रीजन फॉर डिले। यानी कि आपको इसमें वो रीजन बनना है कि आपने क्यों इसको 45 डेज तक पेमेंट अभी तक नहीं किया है। इट कैन बी इनवॉइस आपने रिसीव नहीं किया है, या फिर उसने सामान खराब दिया है, या फिर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी, या फिर बैंक वैंक की कोई प्रॉब्लम थी, पेमेंट की प्रॉब्लम थी। कोई भी प्रॉब्लम आपको जो भी इसमें यहाँ बननी है वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक क्वेरी ये अराइज होती है कि अगर हमने किसी वेंडर से 30 डेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसको पेमेंट हम 35th डे में करते हैं, यानी 45 डे से पहले मगर 30 दिन के बाद, तो क्या उस वेंडर को हमें इसमें रिपोर्ट करना है? तो आंसर इज यस, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इसलिए आपको इसको यहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसी में क्वेरी ये भी निकल के आती है कि क्या अगर हमने किसी वेंडर से 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अगर हम उसको 58 डे में उसको पेमेंट करते हैं तो क्या हमें तब भी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? तो आंसर है यस, क्योंकि आपने उसको 45 डेज के बाद पेमेंट किया है, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर आप देख रहे हैं कि अटैचमेंट में ऑप्शनल अटैचमेंट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई अटैचमेंट ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसको डिजिटली साइन करना पड़ेगा। तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी जो भी है, वो इस फॉर्म को साइन कर देगा। यहाँ पे उसका डिन नंबर अटैच होगा, फिर आपको चेक फॉर्म करना है। जैसे ही चेक फॉर्म हो जाए, यानी कि फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, फिर आपको उसका डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर देना है यहाँ पे, फिर प्री स्क्रूटनी करनी है। जैसी प्री स्क्रूटनी हो जाए उसके बाद आप उस फॉर्म को V2 पोर्टल में जाके अपलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक तो हो गई फॉर्म को फिल करके अपलोड करने की बात। मगर क्या होगा अगर हम इस फॉर्म को लेट फाइल करते हैं या इनकरेक्ट डिटेल फाइल करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि अगर लॉ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हम उसमें क्या चार्ज करेंगे, तो सेक्शन 450 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि कहता है कि अगर लॉ में कुछ भी लिखा नहीं हुआ है और उसके बाद अगर आप कोई लेट रिटर्न फाइल करते हैं या फिर इनकरेक्ट रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी एंड 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी अप टू रुपीज 2 लाख। और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, यानी कि डायरेक्टर या कोई भी है, तो उसके ऊपर 50,000 की एडिशनल पेनल्टी लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।